बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो हैदराबाद की टीम के हमने जीएम का इंटरव्यू किया था, इससे पहले आप लोगों ने देखा और पसंद भी किया। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है और यकीनन जो मेरे जैसे या और जो अभी लोग यंग जवान हो रहे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है। हैदराबाद का एक नौजवान जिसने हैदराबाद में आँख खोली और उसके बाद अपनी इब्तिदाई तालीम सैन बोनावेंचर स्कूल से हासिल की। 15 साल की उम्र में बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे जो है ख्वाबों को आंखों में सजाए ये बंदा ह्यूस्टन की तरफ रवाना हुआ, यूएसए। वहां जाके अपनी मजीद तालीम मुकम्मल की और उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, जो कि इनका एफकेएस ग्रुप है। उसकी बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट है। एफकेएस एविएशन है, स्पोर्ट्स ग्रुप भी है इनका, और हेल्थ केयर पे भी काम कर रहे हैं और दीगर जगहों पे भी हैं। अगर मैं इनके और कामों में जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद क्रिकेट का सफर इनका हैदराबाद की गलियों से लेके जो शुरू हुआ था वो जारी रहा ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की पार्किंग लॉट तक। वहां भी इन्होंने क्रिकेट खेली और क्रिकेट खेलते खेलते पैशन का इतना इंक्रीज हो गया इनका कि फिर वहां माइनर लीग में टीम, पहले तो रबड़ की बॉल पे टेप चढ़ा के खेलने का इन्होंने एक किस्सा सुनाया हुआ है, जाहिर है आप लोगों को पता ही होगा वो। वहां से फिर क्रिकेट का क्रेज हार्ड बॉल की तरफ आना और फिर माइनर लीग में टीम लेना। शिकागो किंग्स में टॉप एंड T20 की इनकी टीम चैंपियन रही है। और इसके अलावा माइनर लीग क्रिकेट जो थी इसमें 2024 में चैंपियंस थे ये, और 25 में इन्होंने जो है वो फाइनल खेला, मगर अनफॉर्चुनेटली हार गए। क्रिकेट इज अ वन बॉल गेम। हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन की टीम को ओन करते हैं। अभी 2026 में जो ऑक्शन हुआ वहां उन्होंने टीम खरीदी। 1 अरब 75 करोड़ की राजा टीम इन्होंने खरीदी। कोई रेट नहीं कर रहा था, लोग समझ रहे थे कि इतनी भारी बिड नहीं जाएगी, बट ये रुके नहीं और झुके नहीं और डरे नहीं, बल्कि इनका ये भी कहना है कि अगर ये 2 अरब तक भी जाती तो फिर भी मैं जाता। और उसके बाद फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अब जमैका की इन्होंने टीम खरीद ली है। तो वो जमैका किंग्समैन होगी या कौन सी होगी ये तो यही बताएंगे। तो आप लोग इनका वेलकम करें हमारे शो में, प्लीज वेलकम। And we have got one and only Mr. Fawad Sarwar, the owner of Kingsman Houston Hyderabad Kingsman. Assalamu alaikum Fawad bhai and welcome to the show. वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं थैंक यू फवाद भाई, थैंक यू आप जी जी जी। और मैंने आपको जिस तरह से भी बोला भी था कि मैं हमेशा से ओपन हूँ, जब भी होगा मौका मिलेगा आई एम ऑलवेज अवेलेबल इंशाल्लाह। तो फवाद भाई ये थोड़ा सा जाहिर है मैं क्रिकेट पे तो आऊंगा और दीगर चीजों पे भी आऊंगा, लेकिन अरीब क्रिकेट वर्ल्ड का खासा ये है हमारे प्लेटफॉर्म का कि हम जाहिर है आप कोई ऐसी जैसे स्टोरी आपकी हमारे सामने आई है तो हम इसको भी हाईलाइट थोड़ा सा करेंगे ताकि जो क्रिकेट से अबव ऑडियंस है वो भी हमारा थोड़ा टारगेट बन जाए। तो अपनी इस बिजनेस कम्युनिटी, जो आपने बिजनेस का पूरा एक कमर्शियलिज्म, एक पूरा अपना एक मामले को सेटअप किया है, तो आप जब यहाँ से हैदराबाद से गए थे तो क्या ये सब सोच के गए थे या आपका पहला स्टेप क्या था उस वक्त? तो जरा जो लोग बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं या जरा यंगस्टर हैं, सीख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं तालीमी मैदान में, उनके लिए जरा एक लाइन हो जाए या कुछ आप अगर कुछ कहना चाहें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, जब मैं यहाँ पे आया था तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी यही थी कि वालिदैन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो उनके उम्मीदें थी और जो उनके ख्वाब थे मेरे बारे में और बाकी बहन भाई के बारे में, मैं अपना जो मेहनत कर सकता हूँ उनके लिए करूँ, उनका जो है उनका सर फख्र से बुलंद करूँ। बिजनेस का तो कभी सोचा नहीं था इस तरह से, लेकिन नेचुरली तो सब सोचते ही हैं कि मैं अपना काम करूंगा, वो इसी तरह से सोचते रहते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और यहाँ पे बहुत मेहनत की है। मैं जैसे लोग बहुत सारे भी बोल देते हैं कि भाई बहुत मेहनत, ऑफ कोर्स मेहनत के बाद ही आते हैं, लेकिन 18 से 20-22 साल जो है मैंने बहुत ज्यादा हार्ड लेबर की है यहाँ पे। मैंने हर तरह का काम किया है यहाँ पे, चाहे वो सफाई का काम हो, तो चाहे वो स्टॉकिंग का काम हो, रिटेल हो, वैले पार्किंग हो, नाम ले लें, जो कर सकते हैं वो करते हैं। एक चीज़ का जरूर बोलूँगा कि वालिदैन की भी जो तरबियत थी और जो अब सिखाते थे, और मैंने अपने बहन भाइयों से भी और वालिदैन से जो एक बात जहन में डाली हुई थी उन्होंने, कि किसी किस्म के काम में शर्म महसूस नहीं करनी, काम ईमानदारी से करना है और कभी भी आपने नाशुक्री नहीं करनी है। वो बस उसी तरह से करते रहे और फिर अचानक से जब अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ होनी होती है तो हो जाती है। तो इस तरह से बिजनेस जो है ना फिर उस तरह से स्टार्ट किया था। लेकिन स्टोरी यही है कि आपका माइंड जो है वो
बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है ना हिम्मत होनी चाहिए हर तरह की चीज के लिए। कोई भी किसी किस्म का भी इम्तिहान अल्लाह ताला डाले या दुनियावी तौर पे होगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आप मेहनत करते रहें। जो मेहनत करता है बिल्कुल ईमानदारी से और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करके चलता है, अल्लाह ताला हर तरह से, चाहे वो बिजनेस की सूरत हो या कोई और उसमें हो, आपको 100% सक्सेस। तो फवाद भाई ये बताएं, उसके बाद जब आपने ये क्रिकेट खेला, जैसे मैंने आपका पीछे अभी इंट्रो में भी बताया, तो इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया था कि वो आपने जो है वो माइनर लीग में टीम ही बना ली पूरी, अपनी लीग क्रिकेट खेलते खेलते पार्टिसिपेशन करते करते टीम ही बना ली पूरी शिकागो की, और फिर स्टेडियम भी आपका अपना ओन करते हैं, 2 और तीसरा भी आप बना रहे हैं, वो छुपाया हुआ है, आपने बता नहीं रहे लेकिन आप बना रहे हैं। तो इतना ज्यादा क्रेज क्रिकेट का, और हैदराबाद ही क्यों? वैसे आपने बताया ये प्रीवियसली, बट एक होता है ना कि आपने जो अपनी एक टैगलाइन दे दी थी कि भाई आपका भाई कुछ करेगा, तो वो भाई क्या हैदराबाद ही लेने आया था? सिर्फ हैदराबाद ही लेने आया था और उसके अलावा था नहीं। और एक्चुअली हमने बिड भी इसीलिए, पार्टिसिपेशन जो बिड में की थी वो भी इसीलिए की थी कि ठीक है, अगर हैदराबाद नहीं मिल सकती, कोई और पार्टी अगर ले जाती, तो हमने फिर वैसे भी कुछ और नहीं करना था किसी और सिटी के लिए, तो एक ही उससे आए थे और यही था। जहाँ तक वो शौक की बात है, तो मैंने आपको बताया ना कि जब काम आप डेली, मैं कम से कम भी 18 से 20 घंटे डेली काम करता था, इसमें पढ़ाई भी करना है लेकिन सारा कुछ मैनेज करना पड़ता था। सातों दिन कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन चाहिए होती है। जो क्रिकेट खेलते थे वीकेंड पे, संडे वाले दिन जाके या सैटरडे वाले दिन जाके थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मेंटली मतलब थोड़ा रिलीज मिल जाता है उसको, बाकी सारी होती है। तो बस फिर वो मैंने आपको बताया कि एक से बढ़ के एक आगे चलती रही। मैं अपने बारे में ये जरूर बोलूंगा कि मैं बहुत ही ज्यादा मैं कंपैरेटिव नेचर का हूँ, चाहे वो खेल हो या किसी किस्म की भी कोई चीज हो। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो फिर मुझे उसमें आगे से आगे ही जाना है। तो ये बस एक कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आगे से आगे बात होती है और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे। तो हैदराबाद की टीम आपने खरीदी और आपने उसी दिन ये बात कह दी थी कि भाई नाम मैंने सोचा हुआ है और जो है लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन अब ये पब्लिक ओपिनियन एक आ रहा है, पब्लिक का ये मानना है, उनको थोड़ा नाम में ना जरा थोड़ा पब्लिक का डाइवर्ट ओपिनियन है, और वो थोड़ा सा कुछ लोग हैदराबाद की ज़ाहिर सिटी बेस्ड जो लोग हैं वो तो टीम को तो ऑन कर रहे हैं, अभी भी नाम पे खैर अलग डिबेट है। तो हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, मतलब 8 सिटी हो, 9 सिटी हो गए और 8 टीमें हो गई बीएसएल में, तो आप नहीं समझते ये आपने इसको इस तरह करने के क्या आपने सोचा कि यार ह्यूस्टन भी इसमें जरा शामिल हो? इसके पीछे क्या राज है, जरा ये हम लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों का बड़ा थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है लोगों को कि यार किंग्समैन हैदराबाद कर लेते, कोई कह रहा है हैदराबाद राइजिंग स्टार कर लेते, कोई कहता है किंग्स कर लेते, कोई कह रहा है लॉयंस कर लेते, जबकि किंग्स एक है भी, हैप्पी है कराची किंग्स के नाम से। तो इसका बताएं थोड़ा। देखिए, मैं इस तरह का बंदा हूं कि मेरा जहां जहां से सफर और जिंदगी गुजरी है मैं उसको भूलता नहीं। ठीक है, 15-16 साल की उम्र तक मैं हैदराबाद में था। जाहिर सी बात है, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मैं तो वहीं पे पैदा बढ़ा हूँ, तो वो तो चीज़ कभी जा ही नहीं सकती है। उसके अगली भी तो जिंदगी मैंने गुजारी है ना, जहाँ मैं पहुंचा हूँ वो कहाँ पे हुआ है, वही हुआ है। और यहाँ पे भी उसी तरह से लोग हैं जिस तरह से पाकिस्तान में है, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, उनके भी वही चैलेंजेस होते हैं जो मेरे हैं या वहाँ पाकिस्तान में भी होते हैं। तो उनके लिए भी तो कोई चीज़ है ना, तो उनका भी तो ख्याल किया जाए कि उनको भी कितनी खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ज़िंदगी जो वहाँ गुजरी है उससे ज़्यादा यहाँ पे भी गुजरी है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक सिटी दूसरी सिटी के ऊपर हावी नहीं हो रही है। ये वजह, ये मेरी तरफ से मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपको भी बोल रहा हूँ और उनको भी बोल रहा हूँ। जहाँ तक नाम का ताल्लुक है, हैदराबाद किंग्समैन ही है। लोगों के अंदर मैंने उसके अंदर ह्यूस्टन इसलिए डलवाया था कि ये एक अप्रिसिएशन होती है, एक नॉड होता है कि आप अपनी चीज को भूल नहीं रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि इंसान सक्सेसफुल होता है तो आंखें पलट लेता है, मैं उनमें से हुई। अब इस वजह से बहुत सारे लोग या कम लोग या ज्यादा जो भी हैं, उनका अपना ओपिनियन है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन भाई मैं बंदा ऐसा हूँ, बंदे को पहचानिए। बंदे को अगर पहचानेंगे ना कि वो किस तरह का बंदा है, तो ये चीजें आप लोगों के लिए मैटर नहीं करेंगी। ठीक है ना, मैं बहुत पैशन और दिल से काम करता हूँ, सच्चे दिल से करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों का ख्याल है, इसी तरह से यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी ख्याल है। अगर ह्यूस्टन में मुझे वो सारी मदद, सपोर्ट और उस तरह की बैकिंग नहीं मिल रही होती, तो ये किंग्समैन तो थी नहीं, मैं कोई ना टीम लेने आता।
शौक तो यहीं से मेरा चलता रहा ना। तो आप देखिए कि मैं तो चला गया था 15-16 साल की उम्र में, ना मैंने उनको बुलाया ना मैं इनको बुला सकता हूँ। अब अगर ये कोई चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, मैंने फिर भी बोला ना आपको, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन चीजों से, लेकिन ये अब ऐसी ही है और ऐसी ही चलेगी, और इंशाल्लाह वक्त के बाद हम आपको मना भी लेंगे, मनाना हमें आता है। नहीं नहीं, हम तो माने में ही हैं। ये तो फैंस का एक पब्लिक ओपिनियन था जो मैंने आपसे दायरे पूछ लिया, वरना फिर फैंस की तरफ से ये आता है कि भाई ये तो क्या, हमारे दो सवाल हुए नहीं। और दूसरा उनका एक, अब अगर हम थोड़ा सा, आप जमैका की टीम आपने अभी भी खरीदी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी वहां से हो गई है, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या अब जिस तरह हमने ये देखा है कि आपने हैदराबाद में इन्वेस्ट किया, यहाँ से तो आपका एक पर्सनल ज़ाहिर है लगाव था, वहां इन्वेस्टमेंट करने की क्या एनहेंस करने की वजह थी बिजनेस की, या समथिंग एल्स इन योर माइंड? ये सारी चीजें आप कह सकते हैं, इन सब का एक कलेक्टिव जो है ना वो विजन थी इसके पीछे। अपॉर्चुनिटी जहां पे भी आएगी, मैंने आपको बताया ना कि अब ये इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि स्पोर्ट्स का तो मैं बहुत दीवाना हूँ, तो जहां पे अच्छी मिलेगी कोई अपॉर्चुनिटी, और ये PSL बहुत बड़ी लीग है, तो इसी तरह से CPL भी बहुत बड़ी लीग है और हमारे करीबी है यहाँ से, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आइडिया यही है कि जितना हम फैल सकते हैं फैलें, और अच्छे अच्छे कंपटीशन जो हैं उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें। और मैंने अभी आपको बताया था ना, मेरा कंपेटिटिव नेचर इसी तरह का है कि जहाँ पे कोई कंपटीशन होगा हम जाके वहाँ पे खेलेंगे। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी अगर आगे भी लीग शुरू होने का इम्कान नजर आ रहा है, या द 100 है, या इसके अलावा और दीगर USA में मेजर लीग जो है उसमें अगर टीम्स के बढ़ने का होता है, जो कि इत्तलात हैं, अभी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, तो वहां पे भी हम शिकागो किंग्समैन या कोई और फ्रेंचाइज आपकी तरफ से देख सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हम तो यहाँ पे हैं। देखिए, हर कंट्री में जो लीग्स हो रही है ना, उनका एक अपना ही तरीका है। कुछ बंद दरवाजों में मिल जाती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। अगर मेरिट के ऊपर होगा तो हमसे ज्यादा कोई इधर बैठा हुआ नहीं है कि जिसको टीम ना मिले। तो मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ चीजें होती हैं जो बट रही होती हैं, तो ये कुछ जी 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 बिल्कुल, एक ही जगह पे बांटनी हो। और फिर आपके पास मैडम लॉरा रूसो भी हैं जो कि बिड लगाने में बिल्कुल खैर निकलती हैं, और मोनिका मैडम, तो मतलब आपकी तरफ से फ्री हैंड, फिर वो दो आपके खिलाड़ी वो तो फिनिश ही करके आ जाते हैं मैच को पूरा। नहीं, जाहिर सी बात है, उन काफी ज़हीन है, स्मार्ट हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पे क्या है, और पीछे पूरी डिस्कशन होती है इस चीज़ की किस तरह से प्लानिंग करनी है। मेरा जो तरीका है वो ये होता है कि मैं, जैसे A to Z होता है ना, Z पे खत्म हो जाते हैं लेटर आके, तो मैं उनको Z बता देता हूँ कि Z क्या चाहिए, और उसके ऊपर अब से भी उन्होंने पहुंचना है पहुंचे। तो मेरे ख्याल में ये तो बकौल आपके जो अपने ऑक्शन में अपना एक स्टेटमेंट दिया था, ये तो मेरे ख्याल में FGH तक ही खत्म हो गई थी PHL वाली बिड। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि वहां पे मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे बाद की जो टीम्स की बिड्स हुई हैं, और सियालकोट की भी हुई है, और फिर उसके बाद मुल्तान की भी हुई है, तो मेरे ख्याल में लोग बहुत ज्यादा, हो सकता है कि स्केप्टिक माइंडसेट से हों कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। मैंने तो खुल के बताया था कि हमने जब वैल्यूएशन की थी तो हमने एक चीज देखी थी कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है, और ये मैं इस बात पे अभी भी कायम हूँ कि बहुत अंडर वैल्यू थी। तो हमारे लिए तो जिस माइंड से हम लोग आ रहे थे, या जो हमने इसकी वैल्यू देखी थी, तो ये तो कुछ भी नहीं था ना उस चीज के लिए। फिर फवाद साहब, इसमें एक चीज ये भी तो आ जाती है ना कि आप डॉलर में अर्न कर रहे हैं और डॉलर में पे कर रहे हैं, यहाँ रुपीज का गेम है, फिर वो डॉलर का रेट ऊपर नीचे होना, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। देखिए, वो डॉलर हो, पाउंड हो, या रुपीज हो, है तो वो कागज का ही टुकड़ा ना, जब वो जेब में नहीं है तो वो सही बात। ये थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा सा लोग शायद इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि यार डॉलर है तो आसान होता है। भाई, कोई चीज आसान नहीं होती है। डॉलर में बनाए या रुपीज में बनाए, मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, बिल्कुल। और लगाना भी फिर सोच समझ के पड़ता है। अच्छा, मैंने एक आपका इंटरव्यू और देखा जिसमें आपने ये कहा कि भाई मैं जो है वो, ज़ाहिर है मैं प्लेयर ऑक्शन की तरफ भी थोड़ा सा आना चाहूंगा, तो उसमें आपने बोला कि यार नंबर से ज्यादा मेरा ये होता है कि मेरी आई क्या कह रही है कि यार इस प्लेयर में दम है या नहीं। लिटरली टू बी ऑनेस्ट, मैं भी, जबकि मेरे उस्ताद एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन है, लेकिन मैं उनसे भी डिबेट करता हूं इस बात पे, यार नंबर 1 नंबर व्हाट नंबर, ये आप एट द एंड ऑफ द डे बाउंड्री के अंदर गेम हो रहा है, उस पे ये थोड़ी होगा ये पिछले मैच में 100 करके आ रहा है। यस, देयर इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रन्स अंडर द बेल्ट, बट द सिचुएशन इज कि आपको आज क्या करना है, या आज आप
करोगे क्या, आज की सिचुएशन क्या है, तो उस हिसाब से आप आई पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी बनाते वक्त जब आपने ऑक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई होगी तो नंबर से ज्यादा आपने फोकस इसी पे रखा है कि यार हमने ये देखा हुआ है प्लेयर, हमें पता है इसकी क्या कैपेबिलिटी है, नंबर डजंट मैटर, बस इसे हमें लेना है। बिल्कुल यही है। और जो चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, मे बी इस वजह से भी काफी सारे लोग शायद हमारे कुछ फैसलों को मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार ये वो यूज्ड टू नहीं है इस तरह से चीजों के ऊपर। हम कोई खलाई मखलूक नहीं है कि कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम मेरी जो ग्रोथ और हम लोग सिस्टम से हम फेमिलियर हैं, वो यहाँ का सिस्टम है और हमने यहाँ के हिसाब से ही देखा है और यहाँ की सक्सेस स्टोरीज भी उसी हैं। गेम्स के टीम्स की बात कर रहा हूँ, तो आई टेस्ट भी बहुत चीज होती है। देखिए एक होता है कि जिस तरह से मैं दोबारा उस पर एलैबोरेट करता हूँ कि नंबर्स तो नंबर्स ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नंबर्स ये भी तो देखने हैं कि वो नंबर्स किस टाइम पे और उस टाइम जरूरत क्या थी और किस तरह की सिचुएशन थी तो बनाए गए हैं। ठीक है, अभी एक कल परसों मैच खत्म हुआ है तो उसके अंदर बिल्कुल आखिर में आके किसी खिलाड़ी ने 20-22 रन बनाए हैं, तो काफी वाह भी हो रही है, लेकिन उसका क्या फायदा, गेम तो आपका इशारा आपके भी एक प्लेयर ने रन किए उस मैच में। नहीं करना चाहता, लेकिन बताना चाह रहा हूँ कि ताकि लोग ये ना समझे कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ चीजें असल जो रन होते हैं या विकेट्स होती है ना, तो वो उस वक्त होती है जब मैच बराबरी का चल रहा हो या अभी किसी टीम ने दूसरी टीम पे हावी ना हुए। तो ये मेरा मकसद था कहने का कि एक होते हैं क्रंच नंबर्स, क्रंच टाइम या क्लच टाइम के नंबर, जो यानी जिस टाइम गेम ओपन है कोई भी टीम हावी हो सकती है और एडवांटेज लेके जा सके, और एक होते हैं गार्बेज टाइम नंबर्स। गार्बेज टाइम नंबर्स क्या है कि गेम का कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हुए, जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पे कोई भी बैट्समैन आता है, अब आपको 15-18 रन का चाहिए, 2 विकेटें बाकी हैं, उठा के चौके छक्के मार दिए, 40-50 रन कर दिए, उसके 40-50 रन का क्या फायदा है? समझ रहे हैं मेरी बात? हर चीज का नहीं होती, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ देखना भी तो होता है ना कि कोई भी खिलाड़ी बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग के अंदर भी कि भाई वो जब प्रेशर बढ़ता है या क्लच सिचुएशन आती है तो क्या उस टाइम उनका दिमाग इतना चलता है कि वो गेम अवेयरनेस के हिसाब से जो है उस चीज से निकले बाहर। तो ये चीज हमने अपने ध्यान में रखी है और उसी हिसाब से हम चल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अलावा कुछ मैटर ही नहीं करता। आपकी जो डायरेक्ट साइनिंग थी उसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन हुए, जरा मैं उस चीज को वहां लेके जा रहा हूं बीइंग एनालिस्ट के, यार आई का मैटर है, सब कुछ है, बट इफ आई लुक एट द नंबर्स तो 643 रन हैं बिग बैश के अंदर माइनस लविशन के, और ओवरऑल उनके 1381 रन हैं। एवरेज उनकी बन रही है 26 की, स्ट्राइक रेट बन रहा है 127 रादर, आप इसको रख लें। सो अब नंबर्स तो मैटर इतने नहीं कर रहे। अब अगर उनकी ओवरऑल 850 है, बीबीएल में शायद 350 है, और उसके बाद उनका इतना कोई खासा स्ट्राइक रेट भी नहीं मैटर कर, क्योंकि नंबर 3 अगर आप उसको, मैं प्लेइंग 11 को देखूं तो अगर आपका नंबर 3 या 4 पे उसको प्लान है तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर जो हैं वो होते हैं। तो ये बताइए कि ये आपकी चॉइस थी गिलेस्पी या फिर ग्रैंड ब्रैडबर्न या हनीफ भाई आपके कोचिंग स्टाफ में या इकरा भाई, सलमान भाई, किसकी ये से थी कि यार हमें माइनस लविशन को ही लेना है? और जब इतना T20 में उनका फैक्टर नहीं बन रहा था तो इस पे भी लोगों का एक बन रहा है ना कि यार आपके पास और भी चॉइस थी, फ्रेजर मगर्ट था या मैक्सवेल को ले लेते, चलो मैक्सवेल का फैमिली इशू आ रहा है दूसरे, तो इसका बताएं ये डायरेक्ट साइनिंग का क्या था? देखिए अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, पहले तो बता दूं कलेक्टिव डिसीजन होता है, लेकिन अगर कहीं से कोई आइडिया आता है तो उसको प्रॉपर डिस्कस किया जाता है। और मार्नस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि देखें, मैंने वही बात बताई ना कि सब एक ही तरफ जा रहे हैं, हम वो हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलते हैं। आप लोग इस तरह से देखें कि अगर आपने T20 में सारे 150 के स्ट्राइक रेट भरे हुए हैं तो फिर ये दो ही बातें होंगी, या तो 10 ओवर में पार हो गए या 20 ओवर के अंदर फिर कहीं तो आपको चाहिए ना कि कोई बंदा आए और वो उसको स्टेबल करे, जो मतलब आपका जो एक गेम प्लान है उसको करें। मार्नस का सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा कि ये वो उन चंद खिलाड़ियों में से आता है जिसने T20 को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया है, ये आप याद रखिए बात है। जी जी बिल्कुल, ये तो फैक्ट जो है और उसका गोल है वो टेस्ट मैच, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है। दूसरी बात, आपने बोला कि आई थिंक 26-27 की एवरेज है और तकरीबन 127-120 का स्ट्राइक। जी जी ऐसे ही। PSL में चले जाएं, जो बहुत बड़े बड़े नाम है ना उनकी भी यही है स्टैट्स, ठीक है ना।
तो मैं कोई उस पर बात नहीं करूंगा। मानक के लिए हम सबसे मेन वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर वन जो फैक्टर है वो ये था कि आप इस तरह से देखें कि हम इस तरह से पिक्चर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर फर्ज करें हम प्लेऑफ में पहुंचे, हम फाइनल में पहुंचे, ठीक है, उस टाइम दोनों टीमें जाहिर सी बात है जो बेस्ट होती हैं वो खेल रही होती हैं। हो सकता है विकेट्स और रन्स भी उस टाइम बहुत मुश्किल से बनते हैं क्योंकि प्रेशर गेम होता है। कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारे अवेलेबल ऑप्शंस थे कि वो एक ऐसा बंदा जिसने प्रूव किया हुआ है कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी खड़ा हो जाए रिगार्डलेस की क्या सिचुएशन है और गेम को ठिकाने लगा के आ जाए, ठीक है। हमने उस नजरिए से एक चीज के ऊपर देखा था और वहां इसके करीब कोई भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना। ये हमारी है अंडरस्टैंडिंग। अब ये सही है ये गलत है, मैं समझता हूँ 100% हमारी बिल्कुल सोच और पिक सही है। बाकी चीजें इंशाल्लाह ताला आप फील्ड पे भी देखेंगे। उसके अलावा उसकी लीडरशिप है, उसका जो एक्सपीरियंस है और वो सारी चीजें पहुंचाता है, वो बहुत सारी क्रिकेट के अलावा भी होता है। हर चीज को T20 की निगाह से नहीं देखते हैं क्योंकि आप देखें ना, अच्छे से अच्छे बैट्समैन हमारे जो हैं वो T20 के पीछे लग लग के अपना सत्यानाश करके बैठ चुके, ठीक है। और मैं बोला ना बहुत दो टूक बात करता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, सही है, आप चलें बिल्कुल। ये भरे में PSL में जिनको सो कॉल जो है ना वो T20 स्पेशलिस्ट और बड़े 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 बल्लेबाज बोला जाता है, कोई फर्क नहीं है इस चीज। हम पे भरोसा उसमें आपके फेवरेट भी हैं, उनको भी बोला जाता है। लोगों को भी मैं इस तरह से बोलूंगा कि सारी फ्रेंचाइजी, सारी मैनेजमेंट, सारे स्काउट्स जो हैं बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं और जो उनको बेहतर लग रहा होता है वो करते हैं। इसमें किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि यार ये तो हम बेवकूफ नहीं बैठे हुए, हम अपने जाहिर सी बात। अब चक्कर ये है कि बहुत अच्छे बैट्समैन या बॉलर्स जो हैं वो इतने जबरदस्त फॉर्म में आ रहे होते हैं, अचानक आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, आउट ऑफ रिदम हो जाते हैं, तो उनका चला जाता है। इस पे तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप प्लेयर की अपसाइड और अपना प्लान देके करते हैं कि ओके अगर हमारा ये गेम आएगा, इसके अगेंस्ट आएगा, ये बंदा उनके साथ ज्यादा हम समझते हैं कि प्रेशर के अंदर ये हमारी जो बाकी प्लेयर्स हमने पिक किए हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा एक जिसको कहते हैं ना कोलैबोरेशन बन रही है। तो बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात जो बिल्कुल की है, अब ये जाहिर सी बात है लोगों को बहुत मुश्किल है समझाना और वो उनकी जाहिर है अपनी एक ओपिनियन होती है हर की। हम तो जाहिर है एक टेक्निकल चीज़ को ये समझ जाते हैं कि यार जाहिर है सबकी अपनी एक प्रिपरेशन होती है, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होगी जाहिर है उसके पीछे, इसी पे हम रहते हैं। तो लोगों का ये भी है कि यार आपने प्री ऑक्शन बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिए तो वॉलेट उतना लेके नहीं जा पाए वहां पे। शायम अय्यूब को आपने 12 करोड़ से भी ज्यादा पैसे दे दिए, प्लस सेम मास सदाकत को भी, और कॉम्बिनेशन पे ही हम अगर इसको जोड़ दूं आगे तो ओपनर्स आपके पास काफी ज्यादा है। हमने देखा जैसे शायान जहांगीर यूएसए के बड़े डैशिंग प्लेयर है, हमारे कराची से ही जाहिर है वो गए हैं, और उसके बाद जो है आपने मास सदाकत को भी ले रखा है, वो भी हमारे ओपनर है पाकिस्तान के। फिर उसके बाद आपके पास शायम अय्यूब है, उस्मान खान भी ओपनिंग ही करते हैं, वो अलग बात है कि उनका नंबर नीचे कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको प्ले ऑफ या फाइनल तक ले जाएगा और जो है वो आपको कामयाब कर देगा, इंक्लूडिंग लबिशेन एंड दी अदर मेरिटेज एंड ऑल दी अदर प्लेयर्स? जी, सबसे पहले तो उस पे आ जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने ओपनर्स नहीं, पहले खर्चे पे आ जाते हैं। हाँ, खर्चे के ऊपर आ जाता हूँ। हमने बिल्कुल अप्रोप्रिएट खर्चा किया है, किसी को ना हमने ज्यादा दिए हैं ना किसी को हमने कम दिए हैं। मेरे ख्याल में जो हमने हमारी नजर में, मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी नजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की मुझे कोई परवाह नहीं है। आप अपने हिसाब से देखते हैं, हम अपने हिसाब से देखते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था जहां पे मेरे को इंटरव्यू हुए थे कि हमने इन्वेस्ट ही यूथ पे करना है। हम 1 साल का नहीं सोच रहे कि इस साल क्या करना है, हमने 10 साल का सोचा, ठीक है। और हम अपसाइड को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि भाई पिछले 10 मैचों में क्या किया है या आज क्या कर रहा है। हमने देख रहे हैं कि इसमें कहां तक, कितना, इसकी सीलिंग कितनी है, यानी कितने आसमान की बुलंदियों पर जा सकता है। हमने जो जिसकी बनती है हमने वही बात उनको ऑफर किए हैं और उसी हिसाब से हमने वो पैसे डिक्लेयर किए, ठीक है। हम भी चाहें तो हम अंडर द टेबल बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है ये फालतू चीजों में हम नहीं पड़ते, ठीक है। जो बात मैंने आपको बोला ना कि ईमानदारी से हर चीज होती है, मेरिट पे काम होता है। जो दिया है वही डिक्लेयर किया है, जितने पैसे बच गए कोई उसमें हमें नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि यार हमसे भी तो पूछे कि यार हमारे पास जो लिमिटेड पर्स था तो वो हमें मुश्किल दे के गया। आपको क्या पता कि हमारे पास कोई खास बाकी थे नहीं जिनको हमने पैसे खर्च कर देते। हमारी नजर में जितना करना था हमने कर दिया, समझे आप मेरी बात।
तो ऑक्शन के अंदर हमारे 1 से 2 टारगेट थे जिसको हमने करना था और उनको हमने कर लिया। हमारे से एक डेफिनेटली हमारा टारगेट था, वो हम नहीं कर पाए। उसका रीजन ये कौन था वो? थे डेरिल मिचेल, ठीक है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, हमने उनके लिए करना था। और इसका नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जिस टाइम आए थे उस टाइम हम नहीं समझते थे कि हमें उस टाइम बिडिंग वॉर में जाना चाहिए, क्योंकि हमें बाकी भी अपने प्लेयर्स करने। और मैंने आपको बताया हमारा पूरा रोस्टर देख लें, सबसे यंग स्क्वाड हमारा है, हम यंगस्टर पे बैंक करने आए हैं, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रेटेजी है। जहां तक आप कह रहे हैं कि ओपनर्स बहुत हैं, फिलहाल हमारे 2 ओपनर्स हैं, वो है साइम और मार्स, ठीक है। बाकी जो भी हैं वो एडजस्ट कर लेंगे दूसरे नंबर्स पे भी, और उनमें कैपेबिलिटीज भी हैं, वो कर भी चुके हैं, या वो बैकअप के अंदर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा ओपनर कौन है। तो उसकी वजह से भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने बहुत सारे दूसरे जो प्लेयर्स थे उन पे क्यों नहीं हम गए, ठीक है ना। शुरू से ही हमारे माइंड में थी कि अगर ये, और मेरे ख्याल में मैंने ये भी कहा था कि हम पूरा पर्स लेके जाना चाहते थे ऑक्शन में, क्योंकि उस टाइम हमारे सामने कुछ भी नहीं थी और यही प्लान था। फिर अचानक से जब जाहिर सी बात है रिटेंशंस अनाउंस हुई, फिर हमें ये भी पता चला कि 2 टीमें और भी हैं हमारे साथ जिन्होंने भी अनाउंस करना है, तो कुछ डायनेमिक्स ऐसे चेंज हुए जिसकी वजह से हमने उस पे किया है। लेकिन ये जितने भी 4 से 5 प्लेयर्स हमने प्री ड्राफ्ट में पिक किए हैं, इन सब पे हमारी पहले दिन से नजर थी कि अगर ये अवेलेबल हुए तो हम इसके ऊपर जाएंगे और इनको पिक करेंगे। जहां तक रिमेनिंग पर्स की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किसी की इज्जत मजरू नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब कोई ऐसी, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। कोई फिर हम किस बात पे हमें कोई पसीना नहीं, हम आराम से बैठे हुए, लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो मुंह में उंगलियां देके बैठे हुए, इनके पास पैसे, भाई आप ले लेना, आपने ले लिया तो आप, हम अपना ऑलरेडी बैठ गए। हमारी स्ट्रेटजी हमने उसमें जाना है और हम 10 साल का सोच रहे हैं। हमने ये नहीं देखना कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो ऑक्शन में आते हैं, अगर आप प्रिजनर ऑफ द मोमेंट है ना, यानी आज का ही सोच रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो मिड एज में भी हैं, या थोड़ा सा अपना ना, अब वो थोड़ा सा लेट एज की तरफ भी जा रहे हैं, तो एक्सेस यूं खत्म होते हैं, कुछ पता नहीं होता। हो सकता है कि वो अगले हमें बिल्कुल गलत साबित कर दें। लेकिन बीइंग अ बिजनेसमैन आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचा है? जी, बीइंग अ बिजनेसमैन आपने भी बोला यहाँ भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो ताकि फायदा दे। तो देखिए 1 साल के लिए तो नहीं आए ना, 10 साल के लिए आए। तो ये लड़के जो हमने पिक किए हैं ये इतने यंग हैं कि आप इनको अगले 10 इयर्स में पिक्चर कर सकते हैं कि ये आपके साथ रहेंगे, रह सकते हैं, और इसी तरह से हम मजीद लेके आएंगे यंगस्टर को। मैंने आपको बताया ना कि यंगस्टर के ऊपर ही हमारी इन्वेस्टमेंट है, और हमारा काम है कि हम उनको वो प्लेटफॉर्म, उनको वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो अपनी मैक्सिमम सीलिंग जो है या उनकी जो बुलंदियां छू सकते हैं वहां तक जाए। इसमें ही एक चीज यहाँ पे ही, अगर इसी सवाल से जाहिर है मिलता जुलता सवाल है वो मेरा, आपने बहुत थोड़ा नाराजगी का भी इजहार किया, कुछ थोड़ा आप ये भी बोले, जाहिर है आपने जैसे अभी बताया कि मैं 2 टोक बात करता हूँ और वो नजर भी माशाल्लाह से आ रहा है, चाहे वो ऑक्शन का डे हो से लेके अब तक। आपने बोला पर्स बढ़ना चाहिए और जो लोग नहीं बढ़ा रहे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, रिटेंशन 0 होनी चाहिए, जब हम आए हैं तो यार फिर नियो 0 से होना चाहिए, जो कि समहाउ फैक्ट भी है और होना भी चाहिए, मैं भी इस चीज का कायल हूँ। और फिर आपने नाराजगी का इजहार इस पे किया कि यार फैमिली क्या होती है, स्पोर्ट्स है ये, यहाँ पे तो सबको पता ही होना है। तो पर्स बढ़ाने का क्या आपका वाकई ये आपने ये बहुत ज्यादा जोर दिया था कि यार ये जो अभी आपने बढ़ाया है हमें इससे भी आगे जाना है अगर हमें compete करना है तो? और फिर प्लस वो नाराजगी आपकी जो थी वो रिटेंशन के ऊपर जाहिर है जो बात आई थी उस पर, तो इन दोनों चीजों पर क्या हो? जी, सबसे पहले तो बता दूं, नाराजगी नहीं होती, ये छोटी मोटी चीजों पे नाराज नहीं होता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, या आप ये कह सकते हैं थोड़ी अनोइंग होती है कि यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात नहीं मानी ना माने, लेकिन एक कलेक्टिवली सोचना चाहिए। अगर अपनी प्रोडक्ट को आपने आगे लेके जाना है तो उसके अंदर आपको उसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी करनी है ना। दूसरी बात यह है कि सैलरी क्या है, मैं उसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। खिलाड़ियों के जो प्लेयर पर्स है वो ज्यादा इसलिए होना चाहिए कि आपको इन लड़कों को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना किसी तरह से। वरना मतलब मैं जिस तरह से इस तरह से बोलूंगा कि बात जिस तरह से ये अक्सर लोगों ने देखी कि यार ये तो इस टीम में खेलता है, ये तो इसकी पहचान है, भाई वो और 4 टीमों से भी खेलता है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो पहचान है वो। जब आप अच्छे तरीके से किसी को लॉक करते हैं लॉन्ग टर्म, तो आपकी ही पहचान बनता है, फिर वो वहां से आप बहुत अच्छी होती है। मतलब मेरे पास कोई बंदा काम कर रहा है तो क्या मुझे अच्छा लगेगा कि वो बराबर वाली कंपनी में भी काम कर रहा है तो एक और भी शाम में नहीं ना, तो उसको इसी हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनकी वैल्यू है उनको भाई ज्यादा करें। और
ताकि ये चीजें खत्म हो जाए। कंपेटिटर्स का जो आपके जो कंपेटिटर लीग्स हैं, आपने उनको भी तो देखना है ना। आप हर वक्त जो है ना अपने ही बबल में नहीं रह सकते कि यार बस हम हैं और कुछ नहीं। ऐसी बात नहीं भाई, दुनिया के बाहर एक जो है ना, जो हकीकत है वो यही है कि कंपटीशन है, और कंपटीशन में जो प्लेयर्स को वहां पे मिल सकता है वो यहाँ पे शायद नहीं मिल सकता। इस वजह से आपको चैलेंजेस आते हैं। ये मेरे वजह था कहने का, क्योंकि ये एक नंबर 1 स्टेप है कि अगर आपने लीग को मजीद आगे लेके जाना है और अनडिस्प्यूटेड आपने टॉप लीग बनना है, जो कि 100% मैं समझता हूँ कि टॉप लीग में ये बात है, लेकिन आप खाम में दूसरे लोगों को अपने करीब रख रहे हैं क्योंकि वो सैलरी पर्स और वो इस तरह की चीजें भी नहीं ना। आप देखें ना, इन्वेस्ट करेंगे तो फिर देगा, बैठे बिठाए तो कोई नहीं आपको रिटर्न मिलता है। आप इसी भी अभी कितने लोग एक्साइटेड थे, ग्लेन मैक्सवेल का नाम आ रहा है, आ रहा था तो कभी पैट कमिंस का आ रहा है तो कभी उसका आ रहा है। भाई वो कभी आ ही नहीं रहे थे ना यहाँ पे। उनको उनके लेवल का अगर नजर आएगा तो वो आएंगे ना। जैसे अभी पीसी ने बहुत अच्छा एक कदम किया कि डायरेक्ट साइनिंग अलाउ की, कि जिसके अंदर काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो बहुत अच्छे अच्छे नाम उसके अंदर आए हैं। तो इस तरह से देखिए, लॉन्ग टर्म सोचा करें। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। नहीं, तो ग्लेन मैक्सवेल का आप अगर हमें बताना चाहें क्या इशू था, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनकी एक ज़ाहिर है उस टॉपिक पे बात करनी हमें नहीं चाहिए क्योंकि उनका एक फैमिली इशू था वो, तो मैं इसलिए, मुझे जबकि पता है वो बात, मैं फिर भी नहीं करूंगा। फैमिली इशू उन्होंने बताया जो कि एक वैलिडिटी से समझ भी आ रहा था। मैंने उनकी वाइफ की एक पोस्ट देखी थी, तो क्या पीएसएल में उन्होंने अवेलेबिलिटी शो की थी और इस वॉलेट के इशू की वजह से वो नहीं है, या उन्होंने शो ही नहीं की थी? नहीं, ऑनेस्टली मुझे इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं इतना कीप अप नहीं किया क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं हूं ना, मुझे इस तरह से पता चला। आई मीन डेफिनेटली आई थिंक कोशिश तो की होगी इनको लाने की 100%। आई थिंक मेरा जहां तक ख्याल है अवेलेबिलिटी का इशू होगा, और इसी वजह से नहीं। आई थिंक काफी सारे प्लेयर्स जो नहीं आ पाए, जिनके बारे में लोगों की ख्वाहिश थी, आई थिंक वो अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। आपने यंगस्टर्स के बारे में मुझे नहीं पता है। आपने यंगस्टर्स की बात की, आगे अगर हम चलें तो यंगस्टर्स की आपने बात की, आपने बोला मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाता हूं। शिकागो किंग्समैन के 6 प्लेयर आपने ले लिए, हसन खान हो, शायान जहांगीर हो, शर्जील खान हो, उसके अलावा आपने जो है हम्माद आजम को भी ले लिया वहीं से ही, और आसिफ महमूद जो कि यहाँ से गए थे। तो इस चक्कर में थोड़ा सा फिर आपका दूसरी तरफ हमने देखा तो वहां पे मोहम्मद हसनैन को लेट गो करने दिया आपकी टीम ने, जबकि कोई बात है कि आप पैसे का वो देखने वाले बंदे नहीं है। तो थोड़ा सा ये मुझे भी पर्सनली, ये मेरा जाती वो है, मैं किसी फैन का सवाल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा जाती वो है यार। हसनैन को आपको जाने नहीं देना था जैसे शर्जील को आपने लिया था। तो हैदराबाद का फ्लेवर आप थोड़ा सा बिड लगाते लगाते एकदम हट गए, फिर वो इस्लामाबाद ले गई। तो क्या वो आपकी ट्रिक जो एक होती है ऑक्शन में टीम्स की कि यार इसका वॉलेट खाली कराओ, तो आप समझ गए थे कि यार हमारा वॉलेट खाली करा रहे हैं क्योंकि इनको पता है हमें हसनैन चाहिए, और ये यूएसए के प्लेयर्स का इतना ज्यादा शिकागो वाले आपने ले लिए इन दोनों बातों? अच्छा, सबसे पहले तो शर्जील भाई यूएसए के नहीं है हमारे, वो यहीं पे पाकिस्तान में ही है। नहीं, शिकागो किंग्समैन की बात कर। शिकागो किंग्समैन में भी वो नहीं खेले, ठीक है ना। अच्छा, वो एक बार टूर्नामेंट आए थे खेलने के लिए, जैसे दूसरे भी प्लेयर्स आते रहते ना, ऑफ सीजन में होता है तो वो खेल के गए। 60 और रन दिखा रहा था, अभी मैंने देखा था वो एक आध टूर्नामेंट जो आपके लिए माइनर में खेला। हाँ, वो माइनर लीग में नहीं खेले, माइनर लीग में नहीं खेले। वो एक दूसरे जो नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो आए थे, और वो हमारी तरफ से खेले में, मेरे ख्याल 2 टूर्नामेंट्स में वो आए थे और खेल के गए थे। जहां तक यूएसए के प्लेयर्स का है, वो भी पाकिस्तानी ही बैकग्राउंड के प्लेयर्स हैं, ठीक है। उनको जैसे होता है ना, सौतेले नजरों से नहीं देखना चाहिए। वो भी आपके ही कंट्रीमैन थे। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि वो अपने फ्यूचर के लिए, घर तो चलाना है ना सबको, अपना फ्यूचर भी करना होता है। तो यहाँ पे अगर अल्लाह ताला की तरफ से उनका यहाँ मुकद्दर था और उनकी उसमें था, तो वो यहाँ पे आ गए। और इतनी बात मैं आपको बता दूं, कोई पर्ची वर्ची बात नहीं है। मेरिट के ऊपर मैंने आपको पहले भी बात बता दी, मेरिट के ऊपर कोई समझौता नहीं था। हमारे यहाँ पे जो है ना यूएसए में 95 प्लेयर्स हैं, तो खाली ये 4-5 की बात क्यों हो रही है? कोई वजह है ना उस चीज के ऊपर, है कुछ हो सकता है। कुछ लोग हैं जो अभी ट्रेवल नहीं कर सकते, ये भी वजह है, लेकिन बात मेरिट के ऊपर होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी ये भी बता दूं कि हमने हर प्लेयर, हर पोजीशन के ऊपर, जो ड्राफ्ट था या प्री पिक्स थे या ऑक्शन के अंदर, हर पोजीशन के ऊपर हमने 10-10 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ, ठीक है। जिसमें नंबर 1 कौन था उस पोजीशन पे, नंबर 2 कौन था, नंबर 3 कौन था, और सो ऑन सो फोर्थ।
जो उन कैटेगरीज में हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था हमने उसी को पिक किया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वो लोग मुझे जानते हैं या कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह जब वो लोग आएंगे यूएसए वाले भी, तो उनसे पूछ लीजिएगा भाई कि मतलब आपको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है या नहीं मिलती है, उनका गेम है तो उनको डाला गया वहाँ पे। जहाँ तक हसनैन का ताल्लुक है, हमारी कोशिश थी कि हम उसको लेंगे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि यार बिडिंग वॉर्स और इस सारी चक्करों में ना हमने नहीं पढ़ना होता है। खाली 1 साल है भाई, जिंदगी खत्म नहीं हुई, इंशाल्लाह आगे भी कर लेंगे। और हसनैन की जहाँ पे उनको ज्यादा जरूरत थी वो वहां पे गए हैं, हम भी चाहते थे कि हो जाए। हमने कोशिश तो यही की है कि जो हम हैदराबाद के जो प्लेयर्स हो सकते हैं उनको करें, लेकिन अगर मेरिट पे होंगे तो फिर पिक करें। चलें, ये तो आ गया वही मैं इस, क्योंकि मुझे एक वाहिद फैक्टर जो इसमें नजर आया, क्योंकि मेरा जाती पर्सनल वो था कि आप थोड़ा आगे और चले जाते, तो मैं उसको यही, और ज़ाहिर है आप इतना टाइम इस फील्ड में भी हो गया देखते देखते कि भाई ये एक ऑक्शन स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि यहाँ भले पहली बार हो रहा है लेकिन हमारा तो काम है, हम तो दीगर लीग्स पे भी नजर रखते हैं, वहाँ के ऑक्शंस पे भी नजर रखते हैं, वहाँ के डोमेस्टिक्स पे भी नजर रखते हैं। तो ये ऑक्शन का एक मुझे लगा कि वो आपको थोड़ा सा बैकफुट पे करने के लिए ना, वॉलेट की जंग थी, तो मेरे ख्याल में आप वो शायद समझ गए थे आपके लोग, इस वजह से वो पीछे हटे। इसी पे हम आगे अगर हम बढ़े तो अब आपने जाहिर सी बात है अपनी एक पूरा एक स्क्वाड कंपाइल अप कर लिया है, यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस सबका एक मिलाप है पूरा। क्या समझते हैं आप कि पीएसएल में किस हद तक, जाहिर है पिछले में भी बात ये हुई है कि कहां तक पीएसएल में आपकी टीम को आप देख रहे हैं जाते हुए कि यार ये टीम मैंने बनाई है, मेरा ये स्क्वाड है, इनकी ये कैपेबिलिटीज हैं, मुझे इनका पता है, यार ये यहां तक तो जाएगी। आई थिंक मेरे ख्याल में इस वक्त 8 की 8 टीमें एक ही जगह पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि गेम सीजन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें होंगी तो वो फिर देखिए गेम, सारी चीजें जो है ना क्रिकेट फील्ड पे ही होंगी। तो मेरे ख्याल में राइट नाउ सारी टीमें अपनी जगह हैं और मेरे ख्याल में हर टीम ने अपने हिसाब से बेहतरीन टीम बनाई है, ठीक है, उसमें हम भी शामिल होते हैं। अब काम आ जाता है आपके कोचिंग स्टाफ का, आपके सारे प्लेयर्स जो हैं उनका डेवलप होना और उनको जो रिसोर्सेज और जो उनका फोकस होता है उसको कितनी हद तक आप गेम पे रखते हैं, वो सारी चीजें मैटर करेंगी। मेरे ख्याल में बाकी 7 ओनर से भी पूछेंगे, वो भी ये बोलेंगे हमारी टीम सबसे बेस्ट है, और बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। तो मैं भी ये बोलूंगा कि मैं इस टीम को बहुत आगे जाते हुए देख रहा हूँ। एक चीज जरूर बोलूंगा कि हमारे ऊपर शायद यही बात हो रही है कि यार वीक टीम है, पैसे नहीं थे, तो ये नहीं था वो नहीं था, मतलब आप लोग खुद से बना लेते हैं बातें, हमसे भी तो पूछें ना। हमने हमें जो चीज चाहिए थी हमने ली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने टीम जो अपने हिसाब से बनाई है तो बस ये मतलब ना अब या तो सबसे हल्की टीम है या सबसे बेस्ट टीम है। आप टीम जो हमें चाहिए थी हमने वो उठा ली, हमें उसमें यंगस्टर मिल गए, फील्डिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो भी हमने रखा है। और नंबर 1 जो चीज हम लोगों के माइंड में थी वो थी क्या इन लोगों के अंदर गेम अवेयरनेस या इनके अंदर इतनी सलाहियत है कि जब प्रेशर आएगा तो इनका दिमाग हैंडल कर सकता है उन चीजों को, ठीक है ना। तो जो यंग लड़के होते हैं ना उनकी कोई इस तरह से हिस्ट्री होती नहीं है इस तरह की, आप जिस तरह से उनको सिखाएंगे वो उसी तरह से चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी एक बच्चा है उसको पता ही नहीं है कि आग से हाथ जलता है, लेकिन अगर आप उसको डराएंगे तो डरेगा, नहीं है तो ऐसे ही डाल। तो हम उस साइड से चल रहे हैं। काफी लोग कहते हैं कि यार शायद स्पिन नहीं है हमारे पास, आई थिंक वी हैव, हमारे तो मेरे ख्याल में अच्छे स्पिनर हैं। दूसरी बात है अवेलेबिलिटी की भी तो बात होती है, जब कोई इतने थोड़ा लेग स्पिनर की शॉर्टेज लगी मुझे। सारे तगड़े स्पिनर तो टीमें ऑलरेडी रिटेन या तो रिटेंशन में चली गई या वो बिडिंग वॉर के ऊपर चली गई, तो अब हम कहाँ से करेंगे। लेकिन हमने आप देखें हसन है, हसन है, साइम है, माज हैं, ये सारे बहुत अच्छे स्पिनर हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यार स्पेशलिस्ट नहीं है भाई, अगर एक बंदे में 4 ओवर करने की सलाहियत है और करता है तो और क्या चाहिए आपको स्पेशलिस्ट। मतलब शेन वॉर्न तो है नहीं यहाँ पे कोई, ठीक है ना। अब एक ही अबरार है, एक ही उस्मान तारिक है, एक ही सुफियान मुकीम है, एक ही दो हो सकते हैं ना। तो जो हम कर सकते थे हमने किया। आई थिंक हमारे पास स्पिनर्स के ऑप्शंस काफी हैं। वो अंडर 19 का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो अहमद हुसैन है, बहुत जबरदस्त फील्डिंग करते हैं, उनकी अंदर बैटिंग की भी कैपेबिलिटी है। तो हम तो और बहुत हाईली रिकमेंडेड थे हमारे कोचिंग स्टाफ की तरफ से कि गो फॉर द यू, तो मैं की।
अच्छा, आप इसी में ही आपने अभी एक एनएफएल से भी आप जा रहे हैं, इंस्पायर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा आपका जोर रहता है और आपने ये बारहा कहा है कि जब मैं बिड डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा था तो मैंने ये कहा था कि भाई क्या मुझे हैदराबाद पे काम करने दिया जाएगा या नहीं, तो आपको उसकी श्योरिटी भी मिली। तो जिस तरह एक थर्ड स्टेडियम आप बन रहे हैं, जाहिर है आप नहीं रिवील कर रहे और मैं भी जाहिर है उसमें नहीं जाऊंगा, आपकी जाहिर है कुछ पर्सनल एक प्राइवेट चीज होती है और ये डॉक्यूमेंटेशन का भी इशू होता है जिस वजह से नहीं करते रिवील चीजें। तो क्या हैदराबाद के स्टेडियम पे भी काम करने का इरादा है? अगर है तो किस तरह से उस पर काम किया जाएगा? क्योंकि अभी तो बड़ी कोई बुरी हालत है वहां पे, लिटरली मतलब आपने अभी तकरीब भी की, आप वहां गए भी, तो बहुत मतलब हाल बड़ा खराब है। तो इस पे आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और एक जो है मामला होता है कि वहां से ही फिर जब तक आपके पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप फिर उस जगह पे एनहेंस नहीं कर सकते अपनी चीजों को, तो उस पे आपका क्या टेक ऑन रहेगा? देखिए वो तो हमने जो हैदराबाद का स्टेडियम है इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमें गो मिलता है पीसीबी और जाहिर सी बात है लोकल गवर्नमेंट जो है वो उनकी भी आपस में जो चल रही है तो हम उसके बाद आएंगे, लेकिन उनको पता है कि हमारे इंटेंशंस का और 100% हमने उस पर काम करना है और करेंगे। और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी अब वो आपको पता है पेपर वर्क बहुत सारी चीजें जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो टाइम को इतना ज्यादा है नहीं उसमें। जैसे ही होगा तो हम करेंगे, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आप जितना फैंटेसाइज कर सकते हैं उस हिसाब से आपको मिलेगा कि हमने ये नहीं करना कि हल्का सा इधर ये कर दिया वो कर दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो सारा गिरा के बनाएंगे और अगर मतलब मैं बता रहा हूँ हम ऑल आउट जाएंगे उस चीज के अंदर, जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो हम करेंगे क्योंकि हमारा और उसी में बना हुआ है तो उसको हमने मेंटेन करना है। उसी में फिर एक चीज ये भी आ जाती है ना, क्योंकि ये फीका का भी रूल है और फिर आईसीसी का भी ये मामला है कि वहाँ 5 स्टार होटल भी होना चाहिए और फिर ये सब चीजें, तो ये थोड़ा सा लेंथी काम नहीं हो रहा क्योंकि फिर ये नेक्स्ट सीजन तक तो कहानी नहीं जाएगी, ये उससे नेक्स्ट तक ही जा सकती है। तो इसका एक जरा मैं टाइम ड्यूरेशन तो नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी आपके भी हाथ में कुछ नहीं है जब तक आपको गो नहीं मिलता, तो उसका भी तो फिर एक मंजरनामा रखना पड़ेगा ना जहन में कि यार फिर वहां पे 5 स्टार होटल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कराची सो इट्स बिकम टू लॉन्ग। देखिए वो जो ये कंस्ट्रक्शन वाली चीजें होती है ना, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होती है बिल्ड करने वाला काम जो होता है वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें 6-8 महीने 9 महीने की कहानी होती है। असल चीज होता है परमिट्स का, इजाजत लेना, ये करना वो करना सारी चीजें, तो उस पर सारा डिपेंडेंट है। अगर हमारे हाथ में होगा कि आज हमें सारे मिल गए हम तो तैयार कर देंगे। सही। तो इसमें अब अगर हम और आगे मजीद जाएं तो अब 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर जाहिर सी बात है बात अब अगर नहीं की जाए तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये भी फैंस की डिमांड है। एक अहमद शहजाद, उमर अकमल, 2 पाकिस्तान के प्लेयर हैं, जाहिर है बहुत मामलात भी रहे, उनका नाम ऑक्शन में नहीं होना, उनकी ये ख्वाहिश थी या वो ये 12 कहते रहे कि यार हम जो है नई 2 फ्रेंचाइजेज जब आएंगी या नई टीम्स आएंगी तो हम अवेलेबल होंगे और हम खेलना चाहेंगे, प्रैक्टिस में भी हैं वो, ये मानता हूं कि जा रहे कुछ अरसे से। उमर अकमल तो शायद यूएसए गए भी थे एक आध टूर्नामेंट खेलने, पता नहीं आपके पास ये किसी के, तो क्या आपके माइंड में वो थे या ऑक्शन में ना होने की वजह से आपने भी उस तरफ फोकस नहीं किया? नहीं, हम लोगों का माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने आपको बताया ना कि हमारे माइंड में जो थे यूथ के हिसाब से हमने चलना था और हमने उस हिसाब से किया है। देखिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो और वो भी हैं। हम लोगों के लिए पर्सनली हमारा एक टोटली डिफरेंट डायरेक्शन है कि आपका यंग प्लेयर्स पर जो है वो फोकस है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी रिलेटेड आपने एक अनाउंसमेंट भी कर रखी है कि हमने बेसबॉल की कोई फ्रेंचाइज है वहां पे आपके जितने भी प्लेयर्स हैं वो जाके ट्रेन करेंगे, तो यूएसए की फैसिलिटी पाकिस्तान का प्लेयर जाके इस्तेमाल कर रहा है ये वो इससे। और एक बात और इसी में ऐड करने की कि जो आपने बताई थी कि वहां जो प्लेयर यहाँ से गए हैं आपका उसमें क्या उनको ले जाने में कोई रोल है, और अगर नहीं है जाहिर है वो खुद गए हैं तो वहां आपने उनके साथ क्या जो है वो फैसिलिटीज उनको दी हैं, और ये जो यूएसए की फैसिलिटीज आप उनको फ्रेंचाइजेज से मिलेंगी जो हैदराबाद टीम के भी होंगे कितना हेल्पफुल होंगी उनके लिए और क्या फैसिलिटीज मिलेंगी? देखिए हम इस तरह से करते हैं कि पहले तो जो भी प्लेयर्स यहाँ से यूएसए के अंदर मूव हुए थे, बहुत सारे कुछ शुरू के अंदर कुछ प्लेयर्स तो खुद से ही वहाँ पे आए हुए थे और फिर उसके बाद उन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है कांटेक्ट किया, बताया कि उनका शायद प्लान यही है कि अगर यहाँ पे कुछ उन लोगों का मामला सेट हो जाए परमानेंटली, ज़ाहिर सी बात है वो भी सोच के आए होंगे कि उनको पाकिस्तान में शायद अब वो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल पाएँ जो थी, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो फिर अपना फ्यूचर भी देख रहे थे। और फिर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको
हम लोगों ने उन्होंने हमें किया पाकिस्तान से अप्रोच, फिर हम लोगों ने वहां से उनको स्पॉन्सर करके बुलवाया। तो ये इस तरह से होती है। जहाँ तक फैसिलिटीज का ताल्लुक है, देखें यहाँ पे उनके लिए सारा कुछ जो यहाँ के जो लेबर लॉज होते हैं, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से उनको हर चीज़ मिलती है। उनकी सैलरीज हो गई, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, हेल्थ केयर हो गई, मतलब वन टू ऑल जो भी चीज़ें यहाँ की बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो उनको मिलती हैं। और जाहिर सी बात है फिर उनकी अपनी भी प्रोग्रेशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता है कि तकरीबन सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो माशाल्लाह से अपने अपने घर भी बना चुके हैं, फैमिली के साथ अच्छा यहाँ पे रह रहे हैं। तो बहुत एक जिसको कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे पुरसकून है कि उन लोगों ने जाहिर बात है अपॉर्चुनिटी जहाँ पे होती है, रोज़ी जहाँ पे जिसकी लिखी है वहीं पे होगा, वहीं पे जाएगा। जहाँ तक ट्रेनिंग का ताल्लुक है तो ये हमारे 100% प्लान्स में है। वो यही था कि हम लोगों ने यहाँ पे नॉट ओनली बेसबॉल बट बास्केटबॉल और फुटबॉल की भी जो यहाँ की फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, जिसको इंशाल्लाह ताला अभी तो आपने देखा ना, अभी तो ऑक्शन वगैरह खत्म हुआ, अभी सीजन स्टार्ट होगा, फिर ऑफ सीजन के अंदर हम इसी तरह से करेंगे। एक्सचेंज प्रोग्राम्स में प्लेयर्स जो हैं उनको यहाँ लाया करेंगे ताकि वो यहाँ की न्यूट्रिशन, यहाँ का ओवरऑल जो फैसिलिटीज हैं हर तरह से फायदा उठाया जाए। और ये खाली हमारी फ्रेंचाइज नहीं है, या देखिए मेन मकसद हमारा यही है कि फ्रेंचाइज तो अपनी जगह पे है, पाकिस्तान को भी हम कुछ सर्व करके दें इस चीज में। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें प्लान है, ऐसा आप देखते रहेंगे कि ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी। अब एक इसी से ही रिलेटेड सवाल मेरे जहन में फिर आ गया कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि शिकागो किंग्समैन के प्लेयर आपने लिए और वो आपने यही बताया, जाहिर सी बात है वो हमारे ही पाकिस्तान से गए, ये वो तो सब चीजें मामलात हैं। इसमें आप इन सारी यंग एज प्लेयर्स में एक हम्माद आजम की इंक्लूजन जो थी, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर फवाद सर रह गए उसमें, आप देखो तो जाहिद महमूद जो हैदराबाद इंटीरियर से उनका ताल्लुक है, शाहनवाज जानी बाद में पिक हुए, नौमान अली ने शिकायत की ट्विटर पे कि मुझे पिक नहीं किया गया। तो कुछ जैसे आपने यहाँ फोकियत दी है लबिशेंको के, वो टेस्ट को प्रायोरिटी देता है, तो हमारा नंबर 1 बॉलर तो नौमान अली है। तो आप क्या समझते नहीं है कि थोड़ा आपकी मैनेजमेंट से भी थोड़ी ज्यादती हो गई यहाँ पे? नहीं, कोई ज्यादती नहीं हुई है। देखिए अपना इस तरह के माइंड से बाहर निकलें कि अगर आपको पिक नहीं किया गया तो फिर आप जो है मतलब आसमान सर पे तोड़ लें। हर इंसान की, हर टीम की, हर मैनेजमेंट की अपनी जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं या आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। अगर एक जरूरत की बात होती है, अगर हमारी वो जरूरत नहीं है या हम उस डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं तो हमारे साथ जबरदस्ती, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे तो हमारे साथ भी नहीं की जाए जबरदस्ती। कहीं पे जस्ट बिकॉज के आपका ताल्लुक उस रीजन से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर पे लकीर है कि आपको ही उठाना है हमने। अब ये बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं बोला ना कि यार सच्चाई जो होती है ना वो कभी कभार कड़वी भी होती है और कभी कभार ये है कि आपको उसको सोचना भी पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी टीम का पार्ट नहीं हो सकते। 100% भाई आप लोग बहुत वैल्यूबल हैं, माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, कर भी रहे हैं और बहुत हाई लेवल है। हम लोगों को उस चीज की फिलहाल जरूरत नजर नहीं आ रही थी। मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि जब आप कमिट हो जाएं यूथ के ऊपर तो आप यूथ पे चले जाते हैं। जहां तक हम्माद का ताल्लुक है, हम आपको ये मैं बार बार बता रहा हूं कि एज हम लोगों ने उसकी तरफ ही किया है, लेकिन जब आप देखेंगे ना इन प्लेयर्स को, भाई ये जमीन आसमान का फर्क है। प्लस ये आप लोगों की ही सिस्टम की जो है ना खिलाड़ी हैं ये। अब सिस्टम उनको नहीं प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाया तो उसमें उनको इस तरह से मैंने जिस तरह पहले बोला सौतेली नजर से क्यों देखा जाता है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोगों के भी होंगे, मैं खुद हूँ, आप लोगों के भी होंगे, आप लोगों के जानने वाले भी होंगे, जिनके अपने बहन भाई रिश्तेदार दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो क्या मतलब वो पराये हो गए। मतलब ये अजीब सी बातें होती हैं। गोइंग बैक के ये प्लेयर पिक नहीं हुआ, वो प्लेयर नहीं हुआ। देखिए 8 टीमें हैं, ये सवाल उनसे भी पूछे ना जाके, हमसे क्यों पूछ रहे सवाल। अगर हमें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हुई तो हमने उसको नहीं किया है। बहुत हार्ड डिसीजन भी हो सकते हैं, दिल होते, लेकिन भाई ये पसंद नापसंद पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरी बात एक थोड़ा सा अलग से मैं बताऊंगा कि मुझे पर्सनली भी मैसेज पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मेरा नंबर कहाँ लोगों ने पता नहीं किस तरह से बांट दिया है।
मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने पहले बता दिया ना, यहाँ नो पर्ची सिस्टम, मेरिट पे बात होती है और जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लेयर उठाया है कि उस जैसे और भी लड़के मेरिट पे नहीं उतरते हों, लेकिन उठा आप 1 से 2 ही सकते हैं, तो हमने उस हिसाब से किया है। और अनफॉर्चुनेटली शायद अच्छी तरीके बात ना हो, फैंस जो हैं शायद उस चीज को शायद बुरा भी मनाएं, लेकिन आप किसी के ऊपर भाई इस तरह से धावा नहीं बोल सकते। नहीं, ये तो मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया कि आप इतना ट्वीट करना ये वो आएंगे। प्लेयर्स को खुद भी सोचना चाहिए कि खाली क्रिकेट से नहीं होती चीजें, बहुत सारी और भी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप लोगों के डोमेस्टिक कंपटीशन भी होते हैं और वो सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन अगर हम यूथ के ऊपर जा रहे हैं और हमारे प्लान्स डिफरेंट है, हमें एक सर्टेन टाइप के प्लेयर चाहिए, तो हम उसी के ऊपर जाएंगे। होपफुली मैंने आंसर कर दिया, नहीं तो नहीं बिल्कुल वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बजा है अपनी जगह, क्योंकि ये अगर मैं भी फ्रेंचाइज ओनर होऊंगा तो मेरी ये सवाबदीद होगी कि मैं किस प्लेयर को लेना चाह रहा हूँ या किसको नहीं, और मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है। मैं भी तो हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ, खेला हूँ, वहां पे क्रिकेट है, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, वहां पे हम भी क्रिकेट खेलते थे, तो फिर उनको भी डाल दिया जाए टीम के। नहीं ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल ये वाला पॉइंट ठीक है। अब हम इसी की तरफ अगर इसको आगे लेके चलें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा बिलीव करते हैं और वहीं पे काम करना चाहते हैं, तो वाइंड अप की तरफ हम जाते हैं, तो इस पे ही बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन जो लोकल टैलेंट है हैदराबाद से, क्या टैलेंट हंट का प्रोग्राम का कोई आपका इनिशिएटिव होगा आगे चल के? किस तरीके से आप इंगेज करेंगे हैदराबाद की एक कम्युनिटी को कि वहां पे जो क्रिकेट का टैलेंट एक है, जैसे मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा कि जैसे लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उससे वो प्लेयर लेके आते हैं अपने, पेशावर भी अभी लेके आया, तो आपका ऐसा कोई, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिलीव करने वाले हैं, तो आपका ऐसा कोई प्लान है या आप किस तरह उसको एंगेज करेंगे कि आपकी तरफ से हैदराबाद का कोई प्लेयर निकल के आपकी भी नुमाइंदगी करे और आगे चल के पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे पास ऑलरेडी हैदराबाद के कुछ प्लेयर्स हैं जो हमारे साथ पाकिस्तान में ग्रेड 2 में भी हैं, और उसके ओवरऑल भी हमारे एक पूरे इकोसिस्टम में रखा हुआ है। खाली हैदराबाद नहीं, हर तरह का जो हमारा इंटीरियर से हो गया, चाहे कराची और इवन पाकिस्तान के अंदर भी हम यहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर डेफिनेटली इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जल्द हो जाएगा, उसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ना लगता है। हमारी प्लानिंग यही है। और अच्छा, दूसरी चीज मैं यही बोलूंगा कि हमारे सारे हैदराबाद या इंटीरियर सिंध या जो भी आसपास के एरिया सिटीज, सब्र कीजिए, ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती है। घर एक दिन में नहीं बनता है। घर बनाने के लिए पहले जगह लेके उसको अच्छी तरह लेवल किया जाता है, फिर उस पर फाउंडेशन डाली जाती है, फिर उसके बाद उसकी चारदीवारी खड़ी होती है। एक रात में कुछ नहीं होगा, आहिस्ता होगा। हम वो सिस्टम यहाँ पे और वो तरीकेकार यहाँ पे बना देंगे कि जिसमें हर खिलाड़ी जिस आके खेले, सीखे, इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे तो आगे भी जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर यही होता है। तो और हमारी कोशिश यही होगी कि जितने ज्यादा प्लेयर्स हम निकालें या उनको मजीद डेवलप करें और उनको मजीद उनके स्किल्स को इम्प्रूव करें, तो वो हम करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। मैंने आपको बताया ना, अभी देखें 2-3 हफ्ते की तो कहानी हुई है अभी सारी। तो सब्र करें, जहां यहाँ तक पहुंचे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे बिल्कुल जाएंगे। और हैदराबाद की टीम, जाहिर सी बात है, हैदराबाद के लोग ओन करते हैं। एक चीज कराची के शहरी होने की हैसियत से जाहिर है, आप वहाँ यूएसए में, हम यहाँ लोगों से भी मिलते हैं, लोग कराची की, ये फैसल भाई भी आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था यही सवाल। कराची किंग्स की टीम है, बिल्कुल मेरे शहर की टीम है, सही बात है सब कुछ, बट लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल टैलेंट की वजह से, क्योंकि आप हैदराबाद में तो कम प्लेयर है ना, तो मैं वो सवाल आपसे नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे कराची की नुमाइंदगी उस तरह नहीं होना और फिर एंगेजमेंट, लैक ऑफ एंगेजमेंट के होने की वजह से फैंस थोड़ा सा दूर चला गया। क्योंकि एक मैंने 2016 से पीएसएल को देखा है और अब तक देख रहा हूं, तो वो जो एक शोरा था, एक मामला था, वो अब उस तरह कराची किंग्स का रहा नहीं। वो कराची किंग्स की अगर मैनेजमेंट देख रही है तो 1-on-1 वो देख सकते हैं जाके लोगों से निकल के। तो आप क्या ऐसा करेंगे कि हैदराबाद की कम्युनिटी जिस तरह अभी ऑन कर रही है फैन एंगेजमेंट को, उस तरह आप किस तरह लेके चलेंगे कि वो अगले 2, 3, 4, 5 साल बाद भी हैदराबाद के साथ उसी तरह एसोसिएटेड रहे कि जिस तरह आज वो हैदराबाद की टीम आपसे ज्यादा वो ऑन कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। बिल्कुल उनको ही करनी चाहिए ओन। और मैंने शुरू में भी कहा था कि आप सबकी जो भी फीडबैक होता है उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ।
बहुत सारी चीज़ों को हम अडॉप्ट भी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को हम शायद ना करें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी पसंद की चीज़ नहीं हो रही है तो वो फिर आप बुरे हो गए, या आप वाइस वर्सा जो होता है ना, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ मिलके ही करनी है, सारा कुछ करना है। और देखें, जब कोई एक पाथवे आप बना देंगे ना कि यहाँ से सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लोग आएंगे, खेलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक हमारे प्लान्स में कुछ ऐसा भी शामिल है कि हम लोकल लेवल के ऊपर बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट भी कराएंगे, खास करके क्रिकेट के। तो वहाँ पे जैसे क्लब्स होते हैं, स्कूल की हो गई, कॉलेजेस की हो गई, तो उनको भरपूर मौका मिलेगा। और हम भी साथ साथ उसको सीखते जाएंगे कि वहाँ पे ज्यादा क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोग, हम समझेंगे कि बहुत सारा टैलेंट जो है ना वो सामने आ पाएगा। जहाँ तक कराची वगैरह का चालू है, लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है। मेरे नहीं ख्याल के जायज बात होगी कि मैं उनके बारे में बोलूँ। और नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप हैदराबाद को एंगेज किस तरह करेंगे? ज़ाहिर है वो तो आपसे बनता नहीं है ना सवाल उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर फ्रेंचाइज, हर ओनरशिप, हर मैनेजमेंट अपनी तरफ से भरपूर तैयारी करती है। हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम चाहे खुश कर पाए ना कर पाए, लेकिन आपको जो आपकी नीड्स है ना वो हम आपको सामने रखें। अब आगे आपका काम होगा कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों को रिवाइव करेंगे वहाँ पे। लेकिन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। मैंने जिस तरह बोला ना, घर एक दिन में नहीं बनता है, टाइम लगता है। वो जो आपकी एक टैगलाइन है कि भाई हमें कुछ भी करना हो, बस रिजल्ट एंड ये होना चाहिए कि जीतने के लिए हम आए हैं और जीतना हमें है। तो वो रिजल्ट चाहे घूम के जाओ, फिर के जाओ, आपका जो भी प्लानिंग है, बस मैसेज मैं तो ये अखज़ कर पाया हूँ आपकी बात से, फिर आप आगे बताएंगे कि कितना सही किया है। कि हैदराबाद के फैंस को आपका मैसेज ये है, यार अभी हमने टीम बनाई है, सब कुछ किया है, जीतना हमारा प्लान है, आपको जीत मिलेगी। तो कितना मैं सही समझ पाया हूँ आपकी बात? नहीं, बिल्कुल सही है। और यही बात है कि जब आप काम ही एक मकसद के लिए करते हैं, तो उस मकसद के ऊपर अगर ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम हो रहा होता है, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलते हैं। हो सकता है जल्दी मिले, हो सकता है बाद में मिले, हो सकता है कि मिलते ही रहें। हमारा काम है कि जो भी कदम उठाएं बहुत अच्छे तरीके से उठाएं, मेहनत हो, उसमें ईमानदारी हो, और मतलब अच्छे तरीके से करें। तो इंशाल्लाह ताला यही आपने जो बात समझी बिल्कुल सही है। जीतने के लिए आए हैं। पहले टीम ली थी, अब इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन इसका मकसद ये है कि पूरे शहर में इंशाल्लाह ताला उजाला भी करेंगे, बाकी चीजों में भी करें, सब्र करें। ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बहुत ज्यादा बात होती है। इस्लामाबाद अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, पेशावर वाले बस चल रहे हैं और हाँ, सबका अपना अपना प्लान है, जाहिर है किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। हैदराबाद की टीम का क्या प्लान होगा? डेटा ड्रिवन होगी, अटैकिंग बस क्रिकेट खेलनी है, या फिर हर चीज को उसकी सिचुएशन के हिसाब से लेके चलेंगे, कोई पैनिक बटन नहीं दबाएंगे? क्या आपका एक वो होगा कि हम भाई हमारा माइंड जैसे इस्लामाबाद का है, दिमाग से हैदराबाद का क्या टैगलाइन होगी कि भाई हमें ये काम करना है? देखिए, ये तो सारी टीमें एक ही तरह की बात बोलती हैं, ठीक है। हमारा तो सिंपल सी बात ये है कि पैनिक बटन जो है ना वो हमारे ना जबान पे है, ना हमारे पास कहीं पे पड़ा होगा, तो उसको तो फेंक ही दिया। और मैंने अब यही बोला ना कि हमारा मकसद यही है कि जीतना है। अब जैसे भी जीतना है वो जीतना है, जीत जीत ही होती है। चाहे आप जितनी मर्जी अटैकिंग खेल लें या बोरिंग जीत लें, असल चीज है कामयाबी हासिल करना। तो हम उसके ऊपर ही करेंगे। और मेरे ख्याल में सारी टीम्स, जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो पीएसएल में हो या दूसरी उसमें हो, हर टीम अपने हिसाब से उस सीजन में या उस सेट ऑफ प्लेयर्स में जो चीज उनकी चलना शुरू हो जाए उसको फिर वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है यार, ये चीज अच्छी चल रही है तो हम इसके साथ ही चलते हैं आगे। तो ऑब्वियसली T20 एक अटैकिंग गेम है, अटैकिंग गेम ही होना है और उसे करना है। लेकिन बात वही आती है कि यार कुछ गेम अवेयरनेस भी होती है, ऐसी आंख बंद करके तो नहीं घुमाते। तो कोशिश ये हमारे तो जहन में यही है कि बॉटम लाइन जो जिसको कहते हैं ना, मैंने आपको बोला कि ए से मकसद नहीं होता, जी से मकसद होता है कि आखिर में क्या करना है। आखिर में ये कि हमने जीत के लिए खेलना है और जो सोचते हैं वो करके दिखाएंगे। तो फवाद सरवर साहब की बातें आपने सुनी सारी, बहुत सारे सवालात आपके थे जिनके इन्होंने जवाबात दिए। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं, लेकिन भाई बात जारी ये है कि इनका भी बहुत कीमती वक्त है और इन्होंने अभी इतना सारा वक्त मुझे दे दिया, जो कि जाहिर सी बात है, इनकी एक जर्फ की बात है, बहुत मेरे लिए ऑनर की बात है और इनका जर्फ है कि इन्होंने अपना कि इतना कीमती वक्त दिया है। बस जाते जाते एक ही बात पूछूंगा कि PSL का जो ब्रांड है, जाहिर है उसको देखते हुए आप यहाँ आए हैं,
आप क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको मजीद आगे बढ़ाने में, और अभी आप इस ब्रांड को किस तरफ देखते हैं? मैं आपको बताया था, मैं तो बहुत ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ, वैल्यू करता हूँ पीएसएल को। और जो हमारी जिम्मेदारी है वो यही है कि अच्छे तरीके से हम अपनी फ्रेंचाइज चलाएं, उसके रिजल्ट्स भी हों, नॉट ओनली ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी हम करें, फैंस एंगेजमेंट सिटी को करें। खाली क्रिकेट की बात नहीं है, उसको मजीद कुछ और करें, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे इंशाल्लाह ताला पैदा होंगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जाहिर सी बात है एज ए फ्रेंचाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो हम जरूर पूरी करेंगे। तो मैंने बोला कि जो हमारी जिम्मेदारी है हमने इंशाल्लाह ताला उसको अच्छे तरीके से करना है। जाते जाते एक बात सबको ये बोलूंगा कि जिंदगी छोटी होती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर ना गुस्सा होते हैं, ना ये वो होते हैं। हैदराबाद की रबड़ी बहुत अच्छी है, वहाँ की बिरयानी भी बहुत अच्छी है, कढ़ाई भी अच्छी है, हलीम बहुत अच्छी है, बम्बई बेकरी का केक, बॉम्बे बेकरी के केक है, एंजॉय करें। हम भी एक दुल्हन पराठा भी होता है, वो मेरे ख्याल में आपने तो शायद खाया ही होगा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो इंशाल्लाह ताला दुल्हन पराठा जो आप कह रहे हैं वो खाऊंगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ छोटी है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ना टेंशन नहीं करते, वर्थ नहीं करता ये सारा चीज। खुश रहें, खुश रहना सीखें, हर चीज सही हो जाएगी। और यूएसए और पीएसएल, क्या ये भी होगा कि भाई आपका ह्यूस्टन वाला स्टेडियम होगा और ये हैदराबाद की टीम ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं, जाहिर है पीएसएल तो पाकिस्तान में हो रही है, उसका भी कोई है कि भाई हम अपने प्लेयर जो यहाँ पे हैं वो वहां लेके जाएंगे ऑफ सीजन में, और कोई एक्टिविटी ऐसी करेंगे कि वहां की कम्युनिटी को भी इंगेज करें, पीएसएल के साथ अटैच करें, ताकि व्यूवरशिप और दूसरे मामला जो है उसका भी मामला हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो जो सवाल हो रहे हैं ना टीम के नाम के ऊपर, उसका खुद ही जवाब दे दिया। कम्युनिटी है, देखिए यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, इन सबको इकट्ठा करना है और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, ताकि जो मतलब सबको खुशियां भी मिले, सबको अपॉर्चुनिटीज भी मिले। और छोटी छोटी तो चीजें हैं जो हम लोग करके एक दूसरे का दिल बहला सकते हैं, तो ये भी उसमें से चीजें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और पीएसएल जब भी यूएस में आना चाहेगी तो मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह हमारे भी स्टेडियम यहाँ पे होंगे, मजा आएगा हर तरह से। जाते जाते सर, हैदराबाद के फैंस के लिए ये तो आपने एक नॉर्मल मैसेज एक जो दिया जा रहा है वो हम सबके लिए ही है, बीइंग अ फ्रेंचाइज ओनर, हैदराबाद के फैंस के लिए कोई मैसेज, कोई खुशखबरी, कोई सरप्राइज हमारे प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से, कुछ अनाउंसमेंट कोई आप करना चाहें अगर, ऑल योर्स। अनाउंसमेंट तो मतलब ऐसा मेरे ख्याल में हमने कवर कर ही ली है कुछ चीजें, जैसे वो आपने स्टेडियम का पूछा था, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल या इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। हम वहाँ पे क्रिकेट की एक्टिविटीज जो है उसमें एंगेज करेंगे लोगों को, बहुत सारा स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स, हर तरह से। अपने सारे फैंस पूरे हैदराबाद से मैं यही बोलना चाहूंगा कि बाहर वालों की बातें ज्यादा ना सुने, इधर उधर जना छोड़ें। मुझे पता है कि हैदराबाद की अवाम बहुत खुश है और इंशाल्लाह ताला उनको हम मायूस नहीं करेंगे। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सीजन भी नहीं हो रहा, तो जो बोलता है बोलने दें, इसी चीज पे ध्यान रखें। जिंदगी बहुत छोटी है, दुनिया छोटी है, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते, जो बोलता है बोलने दें। और वैसे ही आपने तो कह दिया ना कि भाई आपका कुछ करेगा, तो जब भाई कुछ कर रहा है तो भाई पे भरोसा रखें, भरोसा रखें। देखें जब यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी को पता था कि एक दिन सुबह सो के उठेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, टीम आ जाएगी, जब वो हो गया है तो इंशाल्लाह बाकी चीजें भी हो जाएंगी। जिस पे इतना भरोसा किया थोड़ा सा और भी रखें, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। असल में हमारे लोग थोड़े शॉर्ट टर्म मेमोरी के भी है ना, वो बहुत सारी, जैसे वही एक मिसाल है, आप भी पाकिस्तान में रहे हैं, 2 मिनट में हम हर चीज को ऊपर ले जाते हैं, जरा सा कुछ मसला होगा एकदम नीचे ले आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये हैदराबाद की फ्रेंचाइज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है अभी। नहीं कुछ नहीं ऐसा हुआ। ये देखें जो छोटी मोटी जो इधर उधर चली है ना, वो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, वो उनका ताल्लुक भी नहीं है भाई हैदराबाद से, सारे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हैदराबाद वालों को कुछ भी नहीं हो रहा। और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने लोग इतनी आवाजें उठा रहे हैं ना, हजारों में मेरे एम्प्लॉइज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें इन चीजों से। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव जो बात होती है वो जायज होगी तो ठीक है, हम भी उस पर कुछ करेंगे, लेकिन नाजायज बातों के ऊपर ना मैं ध्यान देता हूँ, और आप लोगों को भी यही बोलूंगा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फारिग बैठे हुए होते हैं, कुछ और काम करने को है नहीं, तो शायद वो बोर हो जाते हैं तो कुछ बोलने लग जाते हैं इस चीज के ऊपर, कुछ ना कुछ तो कहना है। अच्छा, की डिस्कशन हुई है फ्रेंचाइजीज से, उसमें जो आपका एक माइंडसेट है कि हम, क्योंकि पीएसएल ने अपनी विंडो में वापस जाना है,
तो जाहिर है अभी तो हम आईपीएल की विंडो में पीएसएल करवा रहे हैं, फिर पीएसएल ने अपनी विंडो में वापस जाना है। तो ये जो सैलरी कैप के इंक्रीमेंट वाली बात है, जाहिर है हमारे जहन में भी ये थी कि यार हम अट्रैक्ट जब ही कर सकेंगे उस विंडो में आके लोगों को, जब हमारा हायर सैलरी कैप होगा, मार्केटिंग हाई होगी, रेट हाई होगा, तो प्लेयर खुद यहाँ आएगा। तो उसके लिए क्या अभी आप अकेले हैं या आपकी इन डिस्कशन किसी से कोई बात हुई है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में अभी इस पे कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो नहीं हुई कि जिस तरह से सबको मौका मिला था कि अपनी अपनी आप पॉइंट्स पेश करें, तो मैंने भी उसमें उस तरह से दिया था। हम वेरी पॉजिटिव के फ्यूचर में इस चीज़ पे बात होगी, और ये बात मैं समझता हूँ कि सबको ही अवेयरनेस है इन चीज़ों की। आगे यही है कि देखिए, मैंने बोला ना कि सब इकट्ठे होकर अगर करेंगे तो ये चीज़ आराम से अचीव हो जाएगी, लेकिन मैं तो जान छोड़ने वाला नहीं हूँ इस चीज़ के। मैं इसके लिए फाइट करता रहूँगा इंशाल्लाह। फवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, क्योंकि मैं जैसे आपको इंट्रो में भी बताया और अभी भी यही कहूँगा कि आई एम इन जर्नलिज्म सिंस 2022। मेरा पहला इवेंट था, जब से मैंने ट्राई की कि मतलब बहुत सारे लोगों से कि वो इंटरव्यूज दें ये वो, बट लोग ये समझते हैं यार बीइंग अ ब्लाइंड हाउ इज इट पॉसिबल कि ये मतलब काम करेंगे ये वो, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया और आप पहले बंदे हो जिसने अप्रिशिएट किया है। सो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फैसल भाई ने जो आपका मैसेज मुझे दिया था उस वक्त भी मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था, अभी भी दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं तो लोग यहाँ पे एक अगर छोटी सी मामूली गाड़ी खरीद लेते हैं ना तो उनका दिमाग कहीं ऊपर ही चला जाता है। तो इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी कि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की और आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया। तो थैंक यू वेरी मच कि सर आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और अगर किसी कॉज में भी हैदराबाद की टीम को कभी जरूरत पड़ी, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। नहीं, थैंक यू। बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद आया है। मेहनत इसी तरह से करते रहें, जो चीज़ चाहिए बस जहन में यही रखें कि वो चीज़ आपको मिलनी है और मिलेगी, ये ज़रूर सच जगह। ये कभी नहीं सोचना कि शायद मिले ना मिले, जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, फ्यूचर में कभी भी आप बोलेंगे मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच सर, आपका आपने कीमती वक्त दिया अपना। और उम्मीद है ये जो लोगों ने शो देखा है उनको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो वो अपनी राय से भी हमें आगाह करेंगे। और जो है हैदराबाद की टीम को सपोर्ट करें, भाई कुछ ना कुछ करेगा, भाई पे भरोसा रखें। भाई जो है वो आपका आ गया है, आप देखेंगे अगर भरोसा आपने रखा तो आपको हैदराबाद की टीम अच्छा करते हुए दिखाई देगी। बाज़ औक़ात टीम पेपर पे इनबैलेंस हमें नहीं लगती, लेकिन टीम बहुत सारी कुछ कर जाती है। जैसे हमने देखा इटली है, यूएसए है, बहुत टीमें अपना अपना मामला कहीं ना कहीं कर गई आईसीसी इवेंट में। तो हैदराबाद में भी आपके स्टार प्लेयर्स हैं, इसको सपोर्ट करें और इन लोगों को भी सपोर्ट करें ताकि ये जो है वो आगे इसी तरह आप लोगों के साथ जो है वो लेके चीजों को चलते रहें। थैंक यू सो मच आपका इंटरव्यू देखने का। अल्लाह हाफिज।